एवरीवन, यू आर वेलकम। और आज हम करेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66। इसकी पोइट है कमला दास। इस पोएम में उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में बताया है और फियर ऑफ सेपरेशन, जो उन्हें अपनी माँ के अलग होने से डर लग रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और इस पोएम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग्स और पोएटिक डिवाइस के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट स्टैंजा में पोएटस अपनी मदर के साथ जा रही है कोचिन एयरपोर्ट पे। फ्राइडे की बात है और उसकी माँ और वो कार में है। पोएटस ड्राइव कर रही है और वो अपनी मदर के साथ जा रही है एयरपोर्ट, और वहाँ से वो आगे जाएगी और उसकी मदर उसको सी ऑफ करेगी। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। मेरी मदर जो अब 66 ईयर्स की हो गई है और मैं ड्राइव करते हुए मेरे पेरेंट के घर से, पेरेंट यहाँ सिंगल पेरेंट है, अगर पेरेंट्स होता तो होता कि उसके दोनों मम्मी पापा जिंदा हैं। अब एक पेरेंट है तो इट मीन्स ये सिंगल पेरेंट है, उसके फादर एक्सपायर हो चुके हैं। माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा मेरी माँ मेरे साइड में। यहाँ बिसाइड का मतलब होता है साइड में। अब ये दो वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चों को, बिसाइड और बिसाइड्स। अब जिसके पीछे साइड हो अकेले, उसका मतलब होता है साइड में। और अगर बिसाइड्स साइड के बाद एस लग जाए तो इसका मतलब साइड में नहीं, इसका मतलब होता है के बावजूद। बिसाइड मी डोज। अब डोज का मीनिंग यहाँ पे है ऊँघना, फीलिंग स्लीपी। अब यहाँ उसकी मदर गाड़ी में बैठे बैठे ऊँघ रही है, उनको नींद आ रही है और उनका मुंह खुला हुआ है, ओपन माउथ्ड। माउथ यहाँ है मुंह, उनका मुंह खुला है। हर फेस एशन लाइक, और उनका चेहरा ऐश की तरह है। ऐश यहाँ पे है पेल और ग्रे कलर, ऐश के जैसा। हम इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ऐश होती है राख, राख के जैसे उसके चेहरे का कलर हो चुका है। और यहाँ पोएटस ने अपनी मदर को एक कोप्स के साथ कंपेयर किया है। कोप्स होती है डेड बॉडी। अब देखो इतनी ट्रेजिक बात है कि उसने पोएटस ने अपनी मदर को एक कोप्स के साथ कंपेयर किया है। अब हम अपने किसी भी अपना जो प्रिय होता है उसकी डेड बॉडी के बारे में सोच के हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर पोएटस जो है वो उन्होंने उनको इतने अंदर से इतना दुख हो रहा है अपने पोएटस अपनी मदर से बिछड़ने का कि वो अपनी मदर को कोप्स के साथ कंपेयर कर रही हैं। And realized with pain that she was as old as she looked। और मुझे दर्द के साथ महसूस हुआ कि पेन यहाँ है दर्द, कि वह इतनी ही बूढ़ी हो चुकी है जितनी कि वो दिख रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्दी ही मैंने उस विचार को दूर कर दिया। जल्दी विचार को मैंने भगा दिया, पुट अवे कर दिया। थॉट मीन्स विचार। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पोएटस ने एक इमेजरी यूज की है, इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार। अब यहाँ अंदर है गाड़ी के अंदर ओल्ड एज और गाड़ी के बाहर मैरी चिल्ड्रन। और गाड़ी के बाहर यंग एज है, मैरी चिल्ड्रन है, वो भाग रहे हैं, खुश है, और अंदर का माहौल बिल्कुल उदासी से भरा हुआ है। अब वो बाहर देखती है, क्या देखती है कि यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब छोटे छोटे पेड़ स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, छोटे और बड़े पेड़। अब स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ है तेजी से पीछे की तरफ दौड़ना। अब ऐसे लग रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं और गाड़ी आगे जा रही है। अब जब हम गाड़ी में जा रहे होते हैं या कहीं भी ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें ये लगता है कि पेड़ भाग रहे हैं पर हमारी गाड़ी खड़ी है, पर होता इसके अपोजिट है कि पेड़ खड़े होते हैं और हमारी गाड़ी चलती है। अब यहाँ ट्रीज को कंपेयर किया गया है एक जिंदा दिल लाइफ से, लाइवली से, और उसकी मदर जो है वो अब बूढ़ी हो चुकी है। और ये पेड़ सिंबल है टाइम का,
अब टाइम कितना जल्दी स्पेंड हो गया है, उसकी मदर यंग एज से बूढ़ी हो चुकी है और अब वो 66 ईयर की हो चुकी है और उसको पोइटस को छोड़कर कभी भी जा सकती है। अब यहाँ है सेकंड है कि मैरी चिल्ड्रन। अब मैरी चिल्ड्रन है खुशी भरे बच्चे, मैरी मतलब होता है हैप्पी। अब बच्चे खुश हैं, स्पिलिंग आउट खुशी से बाहर आना, ऑफ देयर होम्स अपने घरों से बाहर आ रहे हैं खुशी से बच्चे और वो बहुत खुश हैं। थर्ड स्टैंजा, अब पोइटस एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, अब सिक्योरिटी चेक में है वो, और सिक्योरिटी चेक होने के बाद कुछ दूरी पर उसकी मदर को वो बाय करती है और तब अंदर से वो बहुत ज़्यादा मेलंकली फील करती है, सैड फील करती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकअप होता है, वहाँ सिक्योरिटी चेक करती है, उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर, कुछ यार्ड्स दूरी पर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा। यहाँ आई है पोइटस और हर है उसकी मदर। अब उसने दोबारा क्या देखा, उसकी वैन फेस को देखा, पेल फेस को देखा। यहाँ वैन का मतलब होता है कलरलेस और पेल होता है पीला पड़ चुका, फेडिड येलो। अब उसने अपनी मदर को यहाँ कंपेयर किया है एक लेट विंटर मून के साथ। विंटर में जो मून है वो हमें वैसे भी नहीं दिखता, बहुत फॉग होती है, परंतु अगर दिखता भी है तो बहुत ज़्यादा धुंधला दिखता है। इसी प्रकार उसकी मदर की जो एक फेस की चार्मिंग थी, यंग एज थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसका मून जो है जैसे विंटर में हमें धुंधला दिखता है, वैसे उसके मदर का फेस बिल्कुल पीला पड़ चुका है, कलरलेस हो चुका है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अब मुझे वही फेमिलियर एक महसूस हुआ। यहाँ फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, एक का मतलब होता है पेन दर्द। अब उसको दर्द के साथ ये महसूस हुआ कि उसकी मदर अब जिंदा नहीं रहेगी। अब वो फेमिलियर एक उसने क्यों कहा है, क्योंकि उसको बचपन में भी यही डर लगता था कि उसकी मदर कहीं उसको छोड़कर ना चली जाए। ऐसे ही बड़ी होने के बाद भी उसको अब ये डर लग रहा है कि उसकी मदर उसको कभी भी छोड़कर जा सकती है। क्योंकि बचपन में हम अगर घर से बाहर होते हैं और घर में आते हैं या स्कूल से आते हैं, तो हमें अगर हमारी मदर नहीं मिलती तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए पोइटस ने यहाँ पे फेमिलियर एक का यूज किया है। अब यहाँ जो लेट विंटर्स मून है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पोएम का कि व्हाई हैज द मदर्स फेस बीन कंपेयर्ड विद लेट विंटर्स मून, और ये पेपर में लगभग हर बार आता है। नेक्स्ट लाइन है, बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सून अम्मा। अब परंतु अब मैं क्या कह सकी, जो कुछ मैं कह सकी वो मेरा गला रुंध गया, मैं बिल्कुल रोने वाली थी। मैंने अपनी बिल्कुल आंसुओं को रोकते हुए मेरी मदर को केवल मैं इतना ही कह पाई कि अम्मा हम जल्दी मिलेंगे। अब उसने स्ट्रेंथ गैदर की और अपनी अम्मा को जल्दी मिलने के लिए उसने कहा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल इतना कर सकी कि मैं सिर्फ मुस्कुरा सकी और मुस्कुरा सकी। अब वो कुछ नहीं कह पाई इसके अलावा। अब यहाँ स्माइल को 3 बार यूज़ किया गया है। अब यहाँ स्माइल जो वर्ड है उसके 3 मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है कि रियलाइजेशन होना, उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने अपनी मदर के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया और उसको ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए था, इसलिए वो उस बात को छुपाने के लिए अब अपनी मेमोरीज़, वो जो थी अपनी मदर के साथ, उसको खुशी भरी मेमोरीज़ थी उनको भी याद कर रही है, जो टाइम बिताया और जो नहीं बिता पाई उसके लिए भी अब वो बाहर से तो स्माइल कर रही है और अंदर से वो उदास है। ये तीनों स्माइल हैं उसकी बिल्कुल खोखली स्माइल है, बिल्कुल उदासी से भरी हुई है। और सेकंड जो स्माइल है उसमें ये कह रही हैं कि ट्राइंग टू ब्रेव फ्रंट, अब अपनी फियर को हाइड कर रही है वो इसमें सेकंड स्माइल में, कि उसको क्या डर है कि उसकी मदर को अपनी मदर को खो देगी बहुत जल्दी। अब वो उस डर को छुपा रही है और वो ये सोच रही है कि उसकी मदर को ना पता चल जाए, इसलिए वो बाहर से स्माइल कर रही है और वो अपनी मदर को कह रही है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी टेंशन मत लिया करो। और थर्ड जो स्माइल है वो है
अपनी मदर को दोबारा से मिलने की होप। वो चाहती है कि अगर वो जब भी दोबारा वो आएगी तो अपनी मदर से वो ज़रूर मिलेगी, उसकी मदर उसको तब भी जिंदा मिलेगी। अब यहाँ पोइटस जो हमें कहना चाहती हैं वो है एक फियर ऑफ सेपरेशन, जो उसकी मदर से बिछड़ने का उसको लग रहा है डर। जब वो डर उसका बचपन में भी यही डर होता था और ग्रोन अप होने के बाद भी यही डर है। और ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप पोइटस ने इसमें दिखाई है, कमला दास ने। और कमला दास मालाबार में बोर्न है, केरला में, और उन्होंने अपनी माँ को इसके थोड़े समय के बाद खो दिया था। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स हैं। अब आप इसका इन वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इन वर्ड मीनिंग को मैंने बीच बीच में सबको डिस्क्राइब भी कर दिया है। यहाँ कुछ पोएटिक डिवाइस भी यूज हुए हैं। अब पोएटिक डिवाइस है यहाँ सिमली। सिमली क्या होता है, अगर हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी के साथ और उसमें वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि लाइक और एज। अब यहाँ एक लाइन में है एशन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, यहाँ लाइक का यूज हुआ है। अब एज ए लेट विंटर्स मून, यहाँ मून के साथ कंपेयर किया गया है और एज का यूज हुआ है, लाइक और एज का यूज ये सिमली है। अब पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण। अगर हम किसी को इंसान के जैसा मानते हैं तो उसमें पर्सोनिफिकेशन यूज होता है। यहाँ हमने यंग ट्रीज का यूज देखा है। अगला है रिपीटेशन। रिपीटेशन होता है वर्ड्स को बार बार रिपीट होना। अब थॉट अवे यूज हुआ है, और इसके बाद हुआ है स्माइल स्माइल स्माइल। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या कोई कमेंट आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम। और आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक की पोएम कीपिंग क्वाइट। इसके पोइट हैं पैब्लो नेरूदा। पैब्लो नेरूदा जी एक पॉलिटिशियंस भी थे, और इन्हें एक नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में 1971 में। और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि ये ग्रीन इंक से लिखते थे, जो इनका एक सिंबल था डिज़ायर और होप का। और इस पोएम में भी पोइट ने इसी के बारे में बताया है। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट में पोइट ने कई चीज़ों के बारे में बताया है, जैसे कि उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया है, यूनिटी एंड पीस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एनालिसिस, इन चीज़ों के बारे में पोइट ने बताया है। ये इनकी मेन थीम है इस पोएम की। और पोइट ने कहा है कि हमें हेटेड और वायलेंस से दूर रहकर हमें यूनाइट रहना चाहिए और हमें पीसफुल रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेंजा में अब पोइट हमें कहते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे। अब 12 यहाँ पोइट ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि 12 ये क्या है। ये 12 मंथ भी हो सकते हैं ईयर के, ये 12 घंटे भी हो सकते हैं, और ये 12 जो है हम ये भी काउंट कर सकते हैं कि जब किसी को गुस्सा आता है तो हम ये बोलते हैं कि 12 तक काउंटिंग करो, और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। तो अब पोइट जो है वो हमें कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी ऑल कीप स्टिल। हम 12 तक गिनेंगे और हम सभी स्थिर हो जाएंगे। स्टिल मीन्स स्थिर। अब मैं यहाँ आपको वर्ड मीनिंग भी बताती रहूंगी बीच में, और लास्ट में भी वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। नाउ, अब हम 12 तक गिनेंगे और अब हम सभी स्थिर हो जाएंगे। अब यहाँ 12 को एक मीनिंग और भी ले सकते हैं हम, कि जब 12 बजते हैं दिन के या रात के, तो तीनों घड़ी की सुइयां 12 के ऊपर होती हैं, और वो 12 जो है वो टाइम को चेंज कर देती है। AM को PM में 12 बजे और 12 बजे PM को AM में। रात के 12 बजे नए दिन की शुरुआत होती है, तो इसलिए हम इस 12 को 12 o'clock भी मान सकते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. अब पोइट ने कहा है कि इस धरती के ऊपर एक बार हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे। यहाँ लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि धरती पर इंसान की अलग अलग लैंग्वेज होती है, रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, और हम सबको लैंग्वेज समझ नहीं आती एक दूसरे की।
बहुत कम लोगों को आपस में लैंग्वेज समझ आती है, पर जो साइन लैंग्वेज है लगभग सब समझ जाते हैं। इसलिए पोइट ने कहा है कि हम सब चुप रहें और बिल्कुल शांत हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, और हम एक सेकेंड के लिए रुक जाएं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हमारे आर्म्स को भी बिल्कुल ना हिलाएं। आर्म्स यहाँ पे दो मीनिंग है, एक तो आर्म्स हमारी बाजू और दूसरा आर्म्स होते हैं वेपन्स। अभी पोइट ने कहा है कि हम अपनी बाजुओं को ना हिलाएं। हम बिना मतलब के भी कई बार हम अपनी बाजुओं को हिलाते रहते हैं, कोई काम नहीं करते तो भी। और आर्म्स यहाँ पे है एक वेपन्स। वेपन्स यानी कि हम हथियार ना चलाएं, एक दूसरे को हार्म ना करें। अब यहाँ सेकंड स्टैंजा है, इसमें पोएट ने एक विचित्र मोमेंट का वर्णन किया है। ये मोमेंट विचित्र क्यों है कि हम 12 तक गिनेंगे, धरती पर सब शांत हो जाएं, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरी धरती के लोग एक साथ शांत हो जाएं। पर अब जो है कोरोना की वजह से लॉकडाउन में जब मोदी जी ने कहा था कि एक ऐसा टाइम बताया था कि इस टाइम हमें ताली और थाली बजानी है, और एक दिन बताया था दिए जलाने हैं, तो उस टाइम इंडिया के जो है पूरे इंडिया के हमारे लोगों को लगा था कि हम एक टुगेदरनेस में बंध गए हैं। जैसे एक टाइम था, उसी टाइम सारी के सारे इंडिया में ताली और थाली बजी थी और दिए जलाए गए थे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स। अब पोइट ने कहा है कि यह एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, विचित्र सा अक्षण होगा। एक्सोटिक यहाँ पे है विचित्र, मोमेंट अक्षण, यह एक विचित्र सा क्षण हो जाएगा जब कोई भी रश नहीं होगा सड़कों पे या गलियों में, कोई भी रश नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बिल्कुल भी मूव ना हो, बिल्कुल हिले डुले नहीं, तो रश तो होना ही नहीं है। रश होता है भीड़। विदाउट इंजन, कोई भी इंजन नहीं चलेगा, सारी मशीनें बंद हो जाएं अगर। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम बिल्कुल इकट्ठे हो जाएंगे। कैसे? इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक स्ट्रेंजनेस में, स्ट्रेंजनेस विलक्षणता या विचित्रता। हम एक ऐसी विचित्र सी मोमेंट में अपने आप को सभी संगठित पाएंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए। अब थर्ड स्टेंजा में पोइट ने एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया है, कमजोर लोगों का और मजबूत लोगों का। फिशरमैन यहाँ सिंबल है मजबूत लोगों का, और वेल्स है कमजोर लोगों का। जैसे पोइट हमें डायरेक्ट कोई बात नहीं बताते, इसलिए सिंबॉलिक रूप में यूज किया गया है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। यहाँ फिशरमैन होता है मछुआरा, वो ठंडे सागर में, सी सागर, वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म करना, हर्ट करना, नुकसान पहुंचाना, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी कि अगर जैसे कि फिशरमैन नुकसान पहुंचाते हैं वेल मछली को, इस प्रकार अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो जो मजबूत लोग हैं वो भी शांत रहेंगे, और कमजोर भी, और मजबूत लोग कमजोर लोगों को दबाना बंद कर देंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, गैदर होता है इकट्ठा करना, साल्ट नमक, हर्ट हार्म नुकसान, और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देख सकता है। जैसे सी साइड पर नमक बनाते हैं लोग, और उनके नमक बनाते बनाते उनके हाथ नमक से बिल्कुल घायल हो जाते हैं, और वो अगर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो भी अपने घायल हाथों को देख सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं, और अपने शांति से वो इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं और सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। फोर्थ स्टेंजा में पोइट ने एक कमेंट किया है पॉलिटिशियंस पे भी और आर्मी के लोगों के ऊपर भी, कि जो युद्ध के लिए तैयारी करते हैं, जो युद्ध तैयार कर देते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वो लोग जो ग्रीन वार प्रिपेयर करते हैं। ग्रीन वार का मतलब यहाँ दो वार हैं। एक तो वार हो गया एक्सप्लोटिंग ग्रीनरी ऑफ द अर्थ, नेचर के अगेंस्ट वार, और दूसरा हो गया अपरिपक्व युद्ध। अपरिपक्व युद्ध का मतलब होता है वो युद्ध जो जब युद्ध नहीं होना चाहिए तो भी युद्ध हो जाता है। यानी कि कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं दो देशों के, वो अपने फायदे के लिए युद्ध कर देते हैं ताकि उनको फायदा हो जाए पॉलिटिशियन में, और ये युद्ध है। और दूसरा है कि हमने
अपने फायदे के लिए हम हरे भरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और हमने ग्रीनरी को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। 2 तरीके के वार को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। और ये वार किस चीज से होते हैं? गैस के साथ और आग के साथ। विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, और इन युद्ध के बाद आग और गैस के साथ यानी कि वेपन्स के साथ, जो ये मिसाइल्स वगैरह हैं, इनके साथ जब हम युद्ध करते हैं तो इसके बाद विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर, जो विक्ट्री होता है जीत, जीत तो हो जाती है एक देश की या एक समुदाय की, पर उनके पीछे कोई सर्वाइवर नहीं बचता। सर्वाइवर होते हैं जिंदा बचे लोग, युद्ध के बाद जो लोग बच जाते हैं वो होते हैं जीवित बचे लोग, सर्वाइवर्स। अब ये जो लाइन है अगली, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, ये फर्स्ट लाइन से जुड़ी हुई है। अब देखेंगे बीच की 2 लाइनें छोड़ के, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, यहाँ वुड जो है वो जुड़ेगा फर्स्ट लाइन से। जो लोग ग्रीन वार प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर होता है तैयार करना, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्लीन क्लोथ पहन लेते हैं, युद्ध के बाद वो साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं। यहाँ आर्मी के लोगों के लिए भी है और पॉलिटिशियंस के लिए भी है कि युद्ध के बाद वो साफ सुथरे कपड़े पहन के अपने भाइयों के साथ वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ घूमते फिरते हैं इन दी शेड, छाया में, शेड मतलब छाया, डूइंग नथिंग, और कुछ नहीं करते हैं। ये कमेंट है कि जो युद्ध होते हैं उनमें आम जनता का नुकसान होता है और पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं बिगड़ता। है 5th स्टैंजा। 5th में पोएट जो है हमें ये समझाना चाहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब एक्टिविटीज रोक दो, आप बिल्कुल भी कोई काम ना करो और बिल्कुल निरस्त पड़ जाओ। पोएट कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, जो कुछ मैं चाहता हूं इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। विद टोटल इनएक्टिविटी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पोएम की, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि मैं ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाओ। इनएक्टिव, ये एक्टिव से बना है वर्ड से, इनएक्टिविटी, एक्टिव का ये एंटोनिम है कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता पोइट, टोटल निष्क्रियता नहीं चाहता। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यहाँ ये लाइन जो है ये है कि जीवन जीने के लिए होता है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं जीवन के साथ कोई ट्रक विद होता है जुड़ाव, कनेक्शन, मैं डेथ के साथ कोई कनेक्शन नहीं चाहता। पोइट चाहते हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कुछ काम ना करो और बिल्कुल डेड हो जाओ। पोइट चाहते हैं कि डेड ना हो बल्कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, इनएक्टिव ना हो बल्कि पीसफुल रहें, यूनाइट रहें और सेल्फ एनालिसिस करें। 6th स्टैंजा में पोइट हमें बताते हैं, ये स्टैंजा जो है एक मीनिंगफुल स्टैंजा है। इसमें पोइट ने कहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब हमारा क्या है कि हम एक बिल्कुल सिंगल माइंडेड होते हैं, केवल एक मैड रस में दौड़ते रहते हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं और बिल्कुल हमारी लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते रहते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो जाएं और अपनी जिंदगी को ही मूव करते रहें, कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, आगे बढ़ाते रहें और कुछ भी अगर हम ना करें तो शायद, परहैप्स मतलब शायद, ह्यूज, अब ये वर्ड जो है ध्यान देने की जरूरत है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हग पढ़ते हैं, HUGE, ये है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल, वास्ट, साइलेंस चुप्पी, तो शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी हमें माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना, हमें दखलंदाजी करेगी, दिस सैडनेस, इस उदासी को दखलंदाजी करेगी, इस उदासी को तोड़ देगी एक बहुत बड़ी चुप्पी। और ये उदासी किस चीज की है हमारे अंदर? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को ना समझ पाने की उदासी, अंडरस्टैंडिंग समझ, आवरसेल्व्स अपने आप को। अब हमें
अपने आप को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम एक ज़िंदगी की एक मैड रेस में दौड़ते रहते हैं और बहुत बुरी तरीके से हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए पोएट ने ये बात कही है। और हम क्या करते रहते हैं? एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हम अपने आप को मौत से थ्रेटन करते रहते हैं। थ्रेटन, डराना, हम अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और तो पोइट हमें यहाँ एक अर्थ को एक सिंबॉलिक रूप में यूज कर रहे हैं। पोइट ने कहा है कि शायद अर्थ हमें सिखा सकती है, अर्थ हमें टीच कर सकती है, एक इंस्पिरेशन दे सकती है कि जैसे कि अर्थ के ऊपर सीजन चेंज होते रहते हैं, समर है, विंटर है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग है। तो विंटर सीजन में जैसे अर्थ हमें बिल्कुल डेड प्रतीत होती है, साइलेंट लगती है, लाइफलेस लगती है, पर समर सीजन आने के बाद वही अर्थ जो है अलाइव हो जाती है, बिल्कुल ही जिंदा दिल हमें दिखती है, लाइवली दिखती है। तो इस प्रकार जैसे धरती हमें सिखा सकती है, ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। धरती से भी हम बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे धरती के ऊपर सब कुछ मृत दिखता है। एंड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, प्रूव होता है टू बी अलाइव, अलाइव जिंदा, बिल्कुल जिंदा हो जाती है धरती समर सीजन में। इस प्रकार हमें धरती से भी कुछ सीखना चाहिए। ये स्टेंजा जो है एक मीनिंगफुल स्टेंजा है। इसमें पोएट ने कहा है कि इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अब हमारा क्या है कि हम एक बिल्कुल सिंगल माइंडेड होते हैं, केवल एक मैड रेस में दौड़ते रहते हैं, हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं और बिल्कुल हमारी लिविंग को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचते रहते हैं। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, अगर हम बिल्कुल सिंगल माइंडेड हो जाएं और अपनी जिंदगी को ही मूव करते रहें, कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, आगे बढ़ाते रहें, और कुछ भी अगर हम ना करें तो शायद, परहैप्स मतलब शायद, ह्यूज, अब ये वर्ड जो है ध्यान देने की जरूरत है, इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स हग पढ़ते हैं, HUGE, ये है ह्यूज। ह्यूज मीन्स विशाल, वास्ट, साइलेंस चुप्पी, तो शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी हमें माइट इंटरप्ट, इंटरप्ट होता है दखलंदाजी करना, हमें दखलंदाजी करेगी, दिस सैडनेस, इस उदासी को दखलंदाजी करेगी, इस उदासी को तोड़ देगी एक बहुत बड़ी चुप्पी। और ये उदासी किस चीज़ की है हमारे अंदर? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स, हमें अपने आप को ना समझ पाने की उदासी। अंडरस्टैंडिंग, समझ, आवर सेल्स, अपने आप को। अब हमें अपने आप को हम क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम एक ज़िंदगी की मैड रेस में दौड़ते रहते हैं और बहुत बुरी तरीके से हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं और हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसलिए पोएट ने ये बात कही है। और हम क्या करते रहते हैं? एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, और हम अपने आप को मौत से थ्रेटन करते रहते हैं। थ्रेटन, डराना, हम अपने आप को मौत से डराते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और तो पोइट हमें यहाँ एक अर्थ को एक सिंबॉलिक रूप में यूज कर रहे हैं। पोइट ने कहा है कि शायद अर्थ हमें सिखा सकती है, अर्थ हमें टीच कर सकती है, एक इंस्पिरेशन दे सकती है कि जैसे कि अर्थ के ऊपर सीजन चेंज होते रहते हैं, समर है, विंटर है, ऑटम सीजन है, स्प्रिंग है। तो विंटर सीजन में जैसे अर्थ हमें बिल्कुल डेड प्रतीत होती है, साइलेंट लगती है, लाइफलेस लगती है, पर समर सीजन आने के बाद वही अर्थ जो है अलाइव हो जाती है, बिल्कुल ही जिंदा दिल हमें दिखती है, लाइवली दिखती है। तो इस प्रकार जैसे धरती हमें सिखा सकती है, ऐसे ही हमें सीखना चाहिए। धरती से भी हम बहुत कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे धरती के ऊपर सब कुछ मृत दिखता है। एंड लेटर, लेटर मीन्स बाद में, प्रूव होता है टू बी अलाइव, अलाइव जिंदा, बिल्कुल जिंदा हो जाती है धरती समर सीजन में। इस प्रकार हमें धरती से भी कुछ सीखना चाहिए। यहाँ 7th जो स्टेंजा है, इसमें पोएट फिर से वही बात कह रहे हैं। नाउ
I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go. अब मैं 12 तक गिनूंगा, काउंट मीन्स गिनना, और आप सब शांत हो जाएं और मैं चला जाऊंगा। पोएट यहाँ फिर से वही 12 वाली बात कर रहे हैं कि मैं 12 गिनूंगा, और मेरे शुरू में मैंने 12 बोला था, तब आपके ऊपर छोड़ दिया था, और अब जब मैं 12 बोल रहा हूँ, इसमें इस 12 का मतलब है कि आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। जैसे रात के 12 बजे नए दिन की शुरुआत होती है, इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करें, पीस लाएं अपने जीवन में, यूनाइट रहें और एक नए दिन की शुरुआत करें। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये वर्ड मीनिंग मैंने बीच में सारे बता भी दिए हैं। पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइस जो है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें अल्फाबेट रिपीट होते हैं, जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ एस रिपीट है, हार्ट हैंड्स एच और एच रिपीट है, अगले में डब्ल्यू रिपीट है और अगले में सी रिपीट है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ 7th जो स्टेंजा है, इसमें पोएट फिर से वही बात कह रहे हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा, काउंट मीन्स गिनना, और आप सब शांत हो जाएं और मैं चला जाऊंगा। पोएट यहाँ फिर से वही 12 वाली बात कर रहे हैं कि मैं 12 गिनूंगा, और मेरे शुरू में मैंने 12 बोला था, तब आपके ऊपर छोड़ दिया था, और अब जब मैं 12 बोल रहा हूँ, इसमें इस 12 का मतलब है कि आप जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आए। जैसे रात के 12 बजे नए दिन की शुरुआत होती है, इसी प्रकार आप भी अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करें, पीस लाएं अपने जीवन में, यूनाइट रहें और एक नए दिन की शुरुआत करें। अब यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये वर्ड मीनिंग मैंने बीच में सारे बता भी दिए हैं। पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइस जो है वो है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, जिसमें अल्फाबेट रिपीट होते हैं, जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ एस रिपीट है, हार्ट हैंड्स एच और एच रिपीट है, अगले में डब्ल्यू रिपीट है और अगले में सी रिपीट है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।